अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हर सुबह का नया रंग सुनो पाकिस्तान के संग मैं हूं नजफ राजा और मैं हूँ ज़ैर मलिक। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल अहवाल आपके नजफ? अगर हम आज बात करें तो आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में, माशरे में सबसे सस्ती और बेकीमत चीज़ क्या है? जी बताइए। अगर वो है तो वो नज़्म ज़ब्त है, वक्त की नाकदरी है। और उस पर अफसोस की बात यह है कि बतौर कौम हमें वक्त की कदर व कीमत का कतई एहसास ही नहीं हो रहा। यही वजह है कि हर गुजरते पल की कदर ना करने की वजह से जो मिनटों का, और मिनटों की कदर ना करने से घंटों का, घंटों की भी कदर ना करने से हफ्तों का, और हफ्तों की कदर ना करने से महीनों का, और महीनों की कदर ना करने से सालों और उम्रों का ज़ाया करना हमारे लिए एक बिल्कुल, कहते हैं ना, ऑर्डिनरी आम सी बात बनकर रह गई है। बिल्कुल उज़ैर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वक्त के बारे में कहा गया है कि वक्त ही इंसान का सबसे बड़ा सरमाया है, और ये वो वक्त है जिसका सही और दुरुस्त इस्तेमाल हमें जिंदगी में कामयाब बनाता है। फारसी का एक मशहूर कोट है, हाथ से गया वक्त और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। बिल्कुल नजफ, आपने बड़ी अच्छी बात की। ऐसा ही और अगर हम इस्लामी तालीमात की बात करें तो इस्लामी तालीमात भी हमें वक्त की कदर करने की तरगीब देती हैं। बिल्कुल। सही बुखारी के ज़िमन में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते। एक सेहत है और दूसरी फरागत। यानी अगर आप सेहतमंद हैं, आपके पास खासा वक्त भी मौजूद हैं, फरागत के लम्हात हैं, तो फिर आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं, कोई भाग दौड़ नहीं लगी हुई। और अगर आपने इन दोनों नेमतों के होते हुए भी इनसे फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर आपसे बदकिस्मत इंसान कोई नहीं है। बिल्कुल उज़ैर, ये हकीकत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, मगर आने वाला हर लम्हा, हर सुबह को तलू होने वाले सूरज की किरणों से फूटने वाली रोशनी उम्मीद का पैगाम ज़रूर देती है। जो वक्त गुजर चुका है उसके बारे में मत सोचें, लेकिन जो आने वाले वक्त है उसमें कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बिल्कुल, उसे कारआमद बनाएं और उसका भरपूर इस्तेमाल करें, खुल के जिएं। हमारा तो आज का पैगाम भी आपके लिए यही है कि अपने वक्त की कदर कीजिए, अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों की मंसूबाबंदी पहले से कीजिए, क्योंकि अगर हमने अपने वक्त का सही इस्तेमाल ना किया तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपना मकसद हासिल करने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और अब जो वक्त हुआ है वो ये हुआ है, कर लेते हैं। बिल्कुल हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम किस किस पहलू को डिस्कस करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए मंडलाने लगे, इसराइल के गजा के बाद लबनान पर वहशियाना हमले, शोहदा की तादाद 600 तक पहुंच गई, जिसके खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी इसमें शामिल है। बहुत अफसोसनाक बात है, आलमी बरादरी अब तक हमें सिर्फ मजम्मतों तक ही महदूद दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब सियासी माहौल की अगर बात करें मुल्क की, तो उसमें गर्मा गर्मी है। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान बालादस्ती की जंग तेज हो गई है। हर सूरत आईनी अदालत बनाकर दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो गुस्से में नजर आए, दो टोक ऐलान भी किया, जबकि पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर फिर से अदम एतमाद का इजहार सामने आ चुका। बिल्कुल, दुनिया में पहचान पाकिस्तान के पहलवान, पाकिस्तानी निसात बरतानवी बॉक्सर हमजा शहराज ने मिडल वेट यूरोपियन बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम कर लिया। बरतानिया में पाकिस्तानियों का जश्न, हमजा शहराज की सुनो न्यूज़ पाकिस्तान से खसूसी शिरकत। और वजन कैसे कम करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल का सवाल होता है, और इस हवाले से बिल्कुल इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि 15 दिन के अंदर आप कैसे वजन कम कर सकते हैं। जानिए सुनो पाकिस्तान में माहिर ग़िज़ाइयत वर्दा सिकंदर से खसूसी गुफ्तगू। जी हाँ, वो खसूसी गुफ्तगू करेंगे वो, और आपको डाइट प्लान भी बताएंगी। और बात कर लेते हैं दुनिया मौसीकी के शहंशाह नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, जिनका गुमशुदा एल्बम मंजर-ए-आम पर आ चुका है। ये एल्बम किसने आखिर चोरी किया, किस तरह से चोरी किया, और फिर अचानक 34 साल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद ये कैसे मिला, इस पर आप देखेंगे हारून शुएब के चश्मकुशा इंकशाफात सुनो पाकिस्तान में। बिल्कुल, और इसके साथ साथ बरसगीर पाको हिंद के पंजाब जुबान के शेक्सपियर और सूफी बुजुर्ग पीर वारिस शाह के 225वीं उर्से की तकरीबात जारी हैं। सुनो पाकिस्तान में पीर वारिस शाह का कलाम सुनेंगे सूफी सिंगर ज़ीशान आरिफ की आवाज में। बिल्कुल, ये सब शामिल होगा आज के हमारे प्रोग्राम में सुनो पाकिस्तान में। और अब हम रुख कर लेते हैं आलनामे का। तो इस वक्त
इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला पूरी आबोताब के साथ जारी है। इसराइल का जब कहा जाए तो कलेजा ठंडा नहीं हुआ। गजा में भी इतनी कयामत बरसा के अब लबनान का रुख किया। वहां पर हम देख रहे हैं वहशियाना हमले शुरू किए गए हैं और 2 दिन में, महज 2 दिन के अंदर खवातीन और बच्चों समेत 600 के करीब अफराद शहीद हो चुके हैं। इसके साथ जख्मियों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई है। गुज़श्ता रोज इसराइल ने जनूबी लबनान में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। वहां पर फजाई हमले किए गए और किसी जगह की तफरीक नहीं रखी गई। क्लिनिक्स, अस्पतालों को भी निशाना बनाया, जिसमें तिब्बी हमले के 4 अफराद शहीद हुए। जबकि हम देख रहे हैं कि उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी चल रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत करते हुए गजा में जंगबंदी पर जोर तो दिया है और कहा कि मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती हल है। ऐसे में तुर्की के सदर ने फ़लस्तीन की सूरत हाल को आलमी बरादरी के मुंह पर थप्पड़ करार दिया, जबकि साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइल को दहशतगर्द करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने दुनिया में सजा से इस्तिस्ना के रुझान पर कड़ी तनकीद भी की है और साथ ये भी कहा है कि आलमी सतह पर सजा से इस्तिस्ना का रुझान अखलाकी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक़ के उमूर के माहिर मंसूर जाफर साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपके वक्त का सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इसराइल ने गजा के बाद अब लबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं। आखिर ये इसराइल लबनान कशीदगी से जंग खित्ते में फैलने का किस हद तक खदशा दिखाई देता है? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त जो हमें इसराइल की शुमाली और लबनान की जनूबी सरहद पे देखने को मिल रही है। इसराइल की तरफ से ये जो हालिया कशीदगी में इजाफा है और बिलखुसूस लबनान को हदफ बनाने का जो मकसद दिखाई देता है तो यही है कि जिस तरीके से गजा की जंग के आगाज से लेकर अब तक मुसलसल मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है हिजबुल्ला और जनूबी लबनान से जो है इसराइली अहदाफ पर हमले किए जाते रहे हैं, जिसके बायस जो उनकी शुमाली सरहद के अंदर तकरीबन 68 किलोमीटर तक का इलाका है, वहाँ जो यहूदी आबादकारों की बस्तियाँ थी वो बिल्कुल वीरान होकर रह गई थी और तकरीबन 40,000 के करीब लोग वहाँ से जो है वो सेंट्रल इसराइल की तरफ जो है वो बेदखल होने पर मजबूर थे। और ये चीज़ इसराइल के लिए दाखिली सियासत पर बहुत बड़ी तनकीद का बायस बन रही थी, खासतौर पर उनकी हुकूमत पर, कि उन्होंने अभी तक जो है वो इनको अपने इलाकों में वापस ले जाने के लिए इंतजामात नहीं किए। तो इसराइल के पास इससे अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो एक बड़ा ऑनस्लॉट जो है वो लबनान पर शुरू करे, ताकि हिजबुल्लाह के जिन ठिकानों से इन यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया गया है उन्हें नकारा बनाया जा सकते, तबाह किया जा सकते। यही वजह है कि अंधाधुंध अब आपके इल्म में है कि इस पूरे इलाके की जो टेरेन है वो इंतहाई मुश्किल टेरेन है। ये पहाड़ी इलाका है लबनान का, बिल्कुल। और यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूनिफिल फोर्स है वो भी मौजूद है। उसकी मौजूदगी में इसराइल को ये जुर्रत हो रही है कि वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क उस पर ये हमला आवर हुआ है। चले गजा के हवाले से तो ये बात कही जा सकती है, लोग कहते हैं कि गजा एक लिहाज से उस तरीके से एक आज़ाद रियासत नहीं है, लेकिन लबनान तो एक आज़ाद रियासत है और वहाँ पे एक बाकायदा हुकूमत, एक पार्लियामेंट जो है वो निज़ाम चला रही है। यकीनन हिजबुल्लाह का वहाँ एक अस्करी और सियासी वजन भी मौजूद है और इस हवाले से वही कोई मुकम्मल फैसला साज नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन अपनी सरहद के दिफा के हवाले से वो यकीनन एक मैं समझता हूँ हुकूमत का साथ दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो इसराइल का जो एलानिया मकसद जो अभी वो जंग के दिनों में इन्होंने किया है वो यही बयान कर रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह और हमास का जो आपस में लिंक है, जो उनका एक दूसरे के साथ ज़्यादा जगजहती है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। और इन दोनों की जो ताकत है, और ख़ास तौर पे इसराइल इंतहाई मैं समझता हूँ आकबतानदेश फैसले अस्करी सियासी लिहाज से कर रहा है। वो इनकी क़यादत को निशाना बनाकर ये समझ रहा है कि शायद ये कायदीन इस दुनिया में ना रहे तो उसके बाद शायद ये तहरीक इसराइल के ख़िलाफ़ जो नफ़रत और इसराइल के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद है वो ख़त्म हो जाए। इसराइल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद जो है उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती, अरब दुनिया से और इस्लामी दुनिया से उसके दिलों में नफ़रत उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक वो अर्ज़ फ़लस्तीन पर अपने नाजायज़ कब्ज़े के हवाले से जो आलमी फोरम पर उसने खुद कमिटमेंट्स कर रखी हैं, चाहे वो 2 रियासती हल के हवाले से हों या अदरवाइज, उस पर अमल दरामद नहीं करता। लेकिन इसराइल के अंदर इस वक्त जो इंतहा पसंद
दाएं बाजू की हुकूमत और उसमें इंतहाई बदबूदार किस्म के यहूदी आबादकार वज़रा मौजूद हैं, उन्होंने इस वक्त एक बड़े ही मंझे हुए सियासतदान और लिकुड पार्टी के सरबराह और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में ले रखा है और वो उनके इशारा अबरू पर हर जुल्म और ज्यादती जो है बिला तखसीसे इलाका और मकाम वो रवा रखे हुए हैं। यही वजह है कि गजा की जंग के आखिरी तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर इसी तरीके की जंग जो है, इसी नौइयत का जुल्म और बर्बरियत जो है वो गरब उर्दन के इलाके में भी इसराइल ने रवा रखा। और अब इसराइल इस कदर बौखला गया है कि वो वहाँ के जो मनाजर हैं वो दुनिया भर के सामने ब्रॉडकास्ट होने से रोकने के लिए जो मीडिया को भी निशाना बना रहा है। तकरीबन 174 के करीब सहाफ़ी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अभी रिसेंटली रामल्ला के अंदर अल जजीरा टीवी का जो दफ्तर है वो बंद कर दिया गया। इससे पहले तल अबीब के अंदर जो है उसी दफ्तर की तालाबंदी कर दी गई। और इस वक्त मैं समझता हूँ वहाँ पे जो आज़ाद मीडिया की मौजूदगी और वहाँ पे जो होने वाले जुल्म और वहशत जो है, मंसूर साहब आप उसकी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये भी जरा इसमें ऐड कीजिएगा कि आप नहीं समझते कि सेहूनी कुव्वतों की ये बेचैनी बिला वजह नहीं है, बल्कि वो इस वजह से है कि वो नाकाम रहे हैं हमास की लीडरशिप को पकड़ने में, उनको नुकसान पहुंचाने में। और सिर्फ उन्होंने, हमने देखा कि फ़लस्तीन और गजा में जो आम शहरी थे, जो मासूम शहरी थे, सिर्फ उनको निशाना बनाया। हमास की कोई इस तरह के जो बड़े नाम हैं वो उनके हाथ नहीं आ सके। और अपनी इसी बेचैनी को मिटाने के लिए अब हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। लबनान में हमले किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से। यकीनन मैंने अर्ज़ किया कि सिंबॉलिकली उन्होंने हमास की क़यादत को निशाना बनाया, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल सका कि वो इस क़यादत को गजा के उस बैटलफील्ड में निशाना बना सके। याह्या सिनवार के हवाले से पिछले कई दिनों से ये अफवाहें इसराइल फैला रहा है कि वो शायद किसी हमले में जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन वो आज भी मैदान जंग में मौजूद है और वहां से अपनी जो टीम है, अपने जो जंगजू हैं उनकी क़यादत कर रहे हैं। उन इसराइल जो इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई करके मंसूर साहब, आपने बड़े ब्रीफली दोनों सवालात के जवाबात दिए हैं। इस बारे में बताइएगा कि इसराइल जबरदस्ती जंग फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये जंग ईरान तक भी पहुंच सकती है, क्या कहेंगे? यकीनन जी, इस वक्त इसराइल की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरीके से ईरान को इस पूरी जंग के अंदर धकेल लाए, लेकिन ईरान जो है वो, मैं समझता हूँ उन्होंने इंतहाई ज़ीरक रद्द-ए-अमल जो है वो शो किया है अब तक। क्योंकि इस्माइल हनिया साहब के कत्ल के बाद ये बात तवक्को की जा रही थी कि शायद ईरान की तरफ से कोई बहुत बड़ा हमला फौरी तौर पे किया जाएगा, लेकिन ईरान ने पूरी रीडिंग और इस पूरी असेसमेंट के बाद जो है अपने उस रद्द अमल को होल्ड किया हुआ है और उसके बारे में मुनासिब अंदाज में जो प्लानिंग और उसका वक्त चूज करने के लिए वो समझते हैं कि इस वक्त मजीद गौर गौस की ज़रूरत है। और इसी वजह से अब, क्योंकि जो इस वक्त अगर आप देखें तो लबनान के साथ तो ईरान की सरहद नहीं मिलती, ना गजा के साथ ईरान की सरहद मिलती है, लेकिन क्योंकि ईरानियों के दिल, ईरानी हुकूमत के दिल और उनके ख़ास तौर पे जो दामे दरहम सोखने और कदम जितनी भी सपोर्ट है फ़लस्तीन काज के लिए, लबनानी हिजबुल्लाह के लिए, वो दुनिया से पोशीदा नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका जो है वो इसराइल को हज़ारों मील दूर बैठकर असलहा, गोला बारूद, हर तरह की सफारती और सियासी मदद और तावन जो है वो फराहम कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चीजों को एक्सप्लेन किया। लेकिन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। सियासी गर्मा गर्मी पर बात करते हैं तो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान बालादस्ती की जंग जारी है। पीएनपी ऑर्डिनेंस और मखसूस नशिस्तों के मामले पर कानूनी जंग तेजी से शुरू होने वाली है। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ने कराची में दबंग खिताब किया। ऐसा वैसा दबंग खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब के दौरान हमने देखा कि वो जज्बाती नहीं बल्कि खासे जज्बाती नजर आए और फरते जज्बात पे उन्होंने बहुत कुछ कहा और ये भी कहा कि अदलिया और जुडिशल सिस्टम जो है इनके दरमियान एक खलीज है और वाजे कर दिया कि आइन और कानून साजी अदलिया का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट मौजूद है वही करेगी, उसका रोल है, उसी का काम है। और ये भी बता दिया कि हम किसी की सियासत का शिकार नहीं होंगे, आइनी तरमीम करेंगे और करके रहेंगे, पूरे तयक्कुन के साथ उन्होंने कहा। साथ ही साथ ये भी कह गए कि अदालती निज़ाम को भी मजबूत बनाएंगे और आवाम को इंसाफ दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने दो टोक अल्फाज में ये ऐलान कर दिया कि आईनी अदालत ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। अब क्या मजबूरी है ये बिलावल साहब बेहतर समझते हैं।
जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, उनका ये कहना था। आईनी अदालत भी बनाकर दिखाएंगे। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इदारों पर इल्जामात की बौछार का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार भी किया जा रहा है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने का मुतालबा भी उधर से आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी अदालत के कयाम पर आखिर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, और क्या आईनी अदालत बनने से मौजूदा जो सियासी और आईनी बहरान है हम जाएगा, हल हो जाएगा? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार सना मिर्जा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना मिर्जा साहिबा, वेलकम आपको। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया कि हम आईनी अदालत बनाकर दिखाएंगे। पहले तो ये बताइएगा उन्हें इतना यकीन किस तरह है कि वो ये काम कर गुजरेंगे, और आईनी अदालत बनाने पर आप क्या समझती हैं, आखिर इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया उज़ैर और नज़ीफ आप दोनों का। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक विज़न है उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी, और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहें कि कौन सी सियासी जमात अदालतों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें सरफहरिस्त है। सियासी मुकदमात में सियासी लीडरान को जो सज़ाएं होती रहीं उसको हम कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो सियासी सज़ाएं थीं जो कि मुख्तलिफ पैरायों में मुख्तलिफ सियासतदानों को दी गई। तो आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन ज़रूर था जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके। तकरीबन 2 दिहाइयाँ गुजर चुकी, और वो मिसाक़ जमहूरियत इसके बारे में बिलावल साहब कह रहे थे, ये दुरुस्त है। इसमें हमारे यहाँ जो तबका है वो 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। कल उन्होंने 1-2 बातें और भी इंपॉर्टेंट उठाई। उन्होंने कहा कि जब ये मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा बना था, उस वक्त किसी वकला तंजीम की तरफ से, बार कौंसिल की तरफ से, किसी अदलिया की तरफ से ये सवाल नहीं उठाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने की बात मिसाक़ जमहूरियत में आपने क्यों शामिल की है। तो अगर ये 15-20 साल का अरसा गुजरा तो उसमें ये ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब हम इसको अमली तौर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त एतराज़ात आ रहे हैं। तो उन्होंने कल की गुफ्तगू में ये बात अफहम करने की कोशिश की है कि इन एनी केस हमने इनको हर सूरत में बनाना है, ताकि जो इस किस्म के आईनी मसाइल हैं उसके लिए हम जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनका टाइम ज़ाया ना करें। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ बिलावल भुट्टो साहब से और बाकी लीडरान से भी जो मिसाक़ जमहूरियत जिनको याद आई है उनसे ये बात करना चाहती हूँ कि मिसाक़ जमहूरियत में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि लोगों के लिए बेहतरी के लिए थी। उसमें बल्दियाती सिस्टम की बात की गई थी, उसमें नैब को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई थी कि एहतसाब कमीशन के नाम के ऊपर, उसमें और भी कुछ दीगर बातें की गई थी। उसमें एक शिक ये भी थी कि जो एजेंसीज हैं मुल्क की मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके जो पोलिटिकल विंग्स हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि उन तमाम चीजों के ऊपर भी अमल दरामद होना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज पर नहीं होना चाहिए। हाँ, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल इस वक्त कोर्ट्स में जा रहे हैं उनकी उस हिसाब से तशरीह नहीं की जा रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो कि हुकूमत के फायदे में हो। तो उसके लिए जरूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कयाम हो। अगर हम इस फिलॉसफी को सही मान लें तो मेरा ख्याल ये कि सियासी जमातों की ये डिमांड दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि जो तशरीह वो चाहते हैं वो मौजूदा कोर्ट से उनको फराहम नहीं की जा रही है। बिल्कुल सना मिर्जा साहिबा, आपने दुरुस्त फरमाया कि मिसाक़ जमहूरियत एक तो इस मौके पर याद आया, टाइमिंग पर सवालात उठते हैं, और फिर बात यह है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। एक और मामले की बात कर लेते हैं, PNP तरमीमी ऑर्डिनेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस की कमेटी पर तश्कील पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से हम देख रहे हैं कई सवालात उठाए गए हैं, और उन्होंने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या वजह समझती हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक अच्छा एफर्ट था जब वो 1.5 साल पहले बनाया गया। उसमें जो तरीका कार था केसेस को सुनने का, सो मोटो एक्शन के हवाले से बेंचेस की तश्कील का, अगर हमें याद हो, थोड़ा सा क्रिटिकल सही, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जब जस्टिस अता बंदियाल साहब का दौर था उससे पहले जो दीगर साबका चीफ जस्टिस रहे हैं, साकिब निसार साहब सरे फहरिस्त हैं उसमें, जो कि बहुत से कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर बात कर लेते थे। सो मोटो एक्शन हर दूसरे दिन वो ले लेते थे, शो कॉज नोटिस कर देते थे, तौहीन अदालत की अक्सर दरखास्तें जो हैं वो उसके ऊपर एक्शन ले लेते थे। कहने का मकसद ये है कि ये एक अच्छा एफर्ट था जो किया गया, लेकिन फिर इस एफर्ट को करने के बाद ये रियलाइज किया गया कि ये एफर्ट इनके अपने गले पड़ रहा है। उसमें जो अब तब्दीली की गई है वो सरासर ज्यादती है। पहले क्राइटेरिया था कि चीफ जस्टिस और उनके नीचे 2 सीनियर जजेस बैठेंगे, लेकिन अगर हम ये देखें तो बज़ाहिर अगर आप किसी भी जो हाई कोर्ट्स या जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, अगर उनसे भी डिस्कस करें
तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इस वक्त जो 1:2 की रेशो बनती थी उसमें चीफ जस्टिस साहब अकलियत में चले गए थे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो अमेंडमेंट की गई है ये सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि आफ्टर द मोस्ट सीनियर जज जो तीसरा ऑप्शन है वो चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकालने की वजह से ही इसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया है। और उनका ये मानना है कि अगर तीसरा जज सीनियर मोस्ट नहीं होगा, सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर नहीं होगा और चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से चुनेंगे तो ये रेशो हमेशा 2:1 रहेगी, और जाहिर सी बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अक़लियती फैसले करेंगे। तो ऑब्वियसली उस चीज को स्टैंड आउट करने के लिए उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि जो पहले जो बनाया गया था कोड ऑफ कंडक्ट वो बेहतर था, लेकिन अब जो बनाया गया है वो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस की सपोर्ट में जाता है। तो आई थिंक हम ख्याल जजेस का एक जो बंच है वो तश्कील दिया गया है और उसके ऊपर जो रिजर्वेशन है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वो अपनी जगह जस्टिफाइड है। बिल्कुल ठीक। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान क्लीज बढ़ती जा रही है और इदारों के दरमियान बढ़ती ये जंग शुरू हो गई है। इदारों के दरमियान बढ़ती कशीदगी के नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा कि जो डिस्टेंस बढ़ा है, और बड़ी हद तक इसके अंदर मुस्लिम लीग नून का जो तर्ज पॉलिटिक्स है वो बड़ा अहमियत रखता है। अगर आप समझें मुस्लिम लीग नून जब भी कभी इख्तिदार में आई है तो कहीं ना कहीं महाजाराई की कोशिश जरूर की गई है, चाहे कभी इदारों के साथ हो, कभी जुडिशरी के साथ हो, या कभी पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में हो। हाँ, इस मर्तबा भी मेरा ख्याल है कि हम वही चीज दोहरा रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम मौजूद था जिसमें ऑब्वियसली अदलिया सपोर्ट में नहीं थी तो कम से कम उनके अगेंस्ट भी नहीं थी, लेकिन इदारे उनके साथ खड़े थे, जो कि बहुत अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून को ऐसा माहौल मयसर आया था। और उसमें सबसे बड़ी जो जमात थी मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी बादल ना खास्ता सही लेकिन उनकी सपोर्ट में उनके इत्तेहादी की सूरत में मौजूद थी। लेकिन जो कुछ इस वक्त मुस्लिम लीग नून कर रही है उसमें हाफ हार्टेडली सही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन किसी भी मौके के ऊपर वो उनके साथ अपना डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हुकूमत करने जा रही है, चाहे वो आईनी पैकेज की सूरत में हो, चाहे ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सूरत में हो, या फिर खास तौर पर मखसूस नशिस्तों के इशू के ऊपर हो, हर एक इशू के ऊपर ये वो पॉलिसीज और वो डिसीजंस ले रहे हैं जिसमें महाजाराई और कशीदगी और रस्साकशी का जो एलिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आप अपोजिशन को भी साइडलाइन कर रहे हैं, एक तरफ आप इत्तेहादियों को भी नाराज करें। अगर आप बिलावल साहब की गुफ्तगू समझें, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फील्ड, उनकी पल्स को देखें, तो वो बहुत सी चीजों के ऊपर मुतमईन नहीं है। वो अगर एक तरफ इत्तेहादी होने की हैसियत से वफाक में पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो दूसरी तरफ पंजाब में डायलॉग्स कर रहे हैं कि हमें कितने इख्तिदार में कितनी पावर्स मिलेंगी, पंजाब में हमें क्या क्या रिसोर्सेज दी जाएंगी, हमारे एमएनएस एमपीएस को कितने बजट्स दिए जाएंगे। अगर वो वहां पर फुलफिल नहीं करती मुस्लिम लीग नून, तो इवेंचुअली क्या होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में अपना हाथ खींच लेगी। तो हर कोई गिव एंड टेक की पॉलिसी के ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन जो तर्ज सियासत है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का, उससे खुद मियां नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त सेटिस्फाई नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट रेज किया था कि जो आईनी तशरीहात भी हो रही हैं वो भी हुकूमत के हक में नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि बहरान दर बहरान है, तो हुकूमत इस मौजूदा आईनी और सियासी बहरान से क्या निकल पाएगी, कैसे निकलेगी? क्या हुकूमत के पास आपको लगता है कोई रास्ता है इसका? देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद में जो चीज़ें ज़ेरे गर्दिश हैं उससे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि हुकूमत इस मसले से बाहर निकल सकेगी, क्योंकि हुकूमत ने एक बड़ी क्लियर पॉलिसी वज़ा कर दी है, और वो पॉलिसी ये है कि हमने अपने इस स्टैंड के ऊपर कायम रहना है और हमने इस चीज़ से पीछे नहीं हटना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज या जो आईनी पैकेज ये लाना चाहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें पोशीदा हैं, और उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने का एलिमेंट भी मौजूद है। पहले उनको कोशिश की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में किया जाए, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मूव करने की बात हो रही है। लेकिन इसमें एक बेहतर मीडिएटर या कुशन का एलिमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्ले करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो दोनों तरफ देख रही है कि एक तरफ हुकूमत रिजिड है, एक तरफ अपोजिशन की पार्टीज रिजिड हैं। इसमें एक बीच का जो रास्ता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला है कि वो JUIFA और खुद मिलकर एक ऐसे मुसव्वदे के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कंसेंट लिया जाएगा, लेकिन इन एनी केस विद इन अ सर्टेन टाइम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, ये जो जुडिशियल पैकेज है, ये लाया जाना है। अब इसमें किस हद तक अपोजिशन कन्विंस्ड हो पाती है और हुकूमत भी मान पाती है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा खुद अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, और ऑब्वियसली इदारों की भी इसमें अपनी एक टेक शामिल है। अगर इस चीज के ऊपर काम कर लिया गया और इस पुलिस सराज से गुजर गई है हुकूमत, तो फिर शायद इसके स्टे करने के और बेहतरी की तरफ जाने के आसार होंगे। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक। इस पर भी ज़रा ब्रीफली हमें बताइएगा, मुआहदे पर अमल ना होने पर जमात इस्लामी ने हक दो तहरीक
शुरू करने का ऐलान कर दिया है और 29 सितंबर को मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। जमात इस्लामी मज़ाहमती तहरीक से हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती है? देखिए, मेरा अपना तो ज़ाती ख़्याल ये है कि ये जो तहरीकें होती हैं, ये जो अपोजिशन की रैलीज़ होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। टीएलपी के साथ भी आपने बहुत से मुआहदे किए। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि कितने मुआहदों के ऊपर अमल दरामद हो गया? ऑब्वियसली जमात इस्लामी ने एक बड़े सक्सेसफुल धरने सिटिंग्स किए यहाँ पर भी, मुख्तलिफ शहरों में भी, लेकिन उनसे भी जो बातचीत की गई, मेरा ख़्याल नहीं है कि कोई भी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी नहीं, कोई भी हुकूमत 100% उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद कर पाती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जमात इस्लामी इसको सक्सेसफुली लेके कैसे चलती है। जमात इस्लामी उन चंद जमातों में से एक है जो जलसे गैदरिंग्स बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली सही मायनों में वो स्टैंड आउट नहीं कर पाती। उनके मुकाबले में अगर मैं अपोजिशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो उनके रैलियां, उनके जलसे बड़े स्कैटर्ड होते हैं इस दौर में। लेकिन अगर आप एज अ रेजिस्टेंस बात करें तो उनकी वो एक इम्पैक्ट अपनी जगह बरकरार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बरकरार है, लेकिन जमात इस्लामी को पॉलिटिकली अपने आप को रिवाइव करने के लिए किसी नए एजेंडा, किसी नए नारे के साथ लोगों को और स्पेशली यूथ को टारगेट करना पड़ेगा। उनका जो वोटर और उनका जो कारकुन है वो वही है जो पुराने वक्त से चला आ रहा है, लेकिन जो नया यंगस्टर है, जो नया यूथ है इस वक्त पाकिस्तान का, वो उनकी तरफ उस तरह अट्रैक्ट नहीं हो रहा। अगर उनको उसको मोबिलाइज करने में कामयाबी हासिल हो गई तो फिर मैं मानूंगी कि उनकी जो कैंपेन्स है, उनकी जो पूरी जो उनकी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है वो रिफ्लेक्ट होकर पार्लियामेंट में भी नजर आएगी। जना साहिबा, जिस तरह से अगर हम पंजाब की बात कर लें स्पेसिफिकली, जमात इस्लामी ने कहा कि उनके साथ वादा खिलाफी की गई है और जो मुतालिबात उन्होंने मनवाए थे उन पर अमल नहीं हुआ, हम सड़कों पर आएंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल ने बहुत से मौक़ों पर इजहार किया। अब गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान भी लड़ाई जो है वो बढ़ चुकी है। गवर्नर पंजाब ने 13 वीसीज़ की तकर्री की सिफारिश मुस्तरद की है। जवाबी कार्रवाई में हम ये भी देख रहे हैं कि मरीम नवाज ने पंजाब आप पाक अथॉरिटी को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। तो ये पंजाब हुकूमत की मुख्तलिफ महाजों पर लड़ाई का क्या नतीजा निकल सकता है और आपके पास क्या इतलात हैं अंदर की, क्या वजह है इसकी? अच्छा, देखिए, इसमें उज़ैर 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो कल की उनकी मीटिंग थी उसमें एक नहीं, उन्होंने बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे और वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कई ऐसे इक़दामात करने की कोशिश कर रही हैं जिसमें साल डेढ़ बाद अगर तो हुकूमत बरकरार रहती है, जिसके आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि आप पंजाब हुकूमत के पास क्या इतने फंड्स और इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं? हमें ये मानना पड़ेगा कि बाकी सूबों के मुकाबले में पंजाब को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। बिजली का जो पिछला ड्रामा था वो सबको याद होना चाहिए, किस तरह पीएसडीपी के फंड से निकाल के उन्होंने बिजली के रेट कम करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की और बाद में ये पता चला कि वो 3 फेज और 1 फेज का एक मसला था जो कि खुद वजीर आला साहिबा को शायद उसकी अवेयरनेस मौजूद नहीं थी। अब मैं आती हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब में, बहुत से लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते कि आखिर वो हैं कौन, लेकिन आखिर वो इतने वोकल क्यों हैं? इसके लिए समझने की जरूरत यह है कि कम से कम 6 से 7 सिटिंग्स पिछले 1.5 माह के दौरान हुई पीपल्स पार्टी की पंजाब की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की, जिसमें यह तय होना था कि जनूबी पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड लोग हैं उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे, उसके लिए क्या क्या फंड रेजिंग है। उसमें सबसे ज्यादा वोकल गिलानी साहब के दोनों बेटे हैं जो कि इसके लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं और दीगर कुछ ऐसे लीडरान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े वोकल हैं, जो ये चाहते हैं कि वो तमाम मराहत उनको दी जाएं जो कि मुस्लिम लीग नून के एमएनएज और एमपीएस को उनके हलकों में और सेंट्रल पंजाब में या दीगर अजला में दी जा रही है, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून बड़ी रेजिस्टेंट है। और कई ऐसे मुतालबात कहे जा रहे हैं जो कि खुद मुस्लिम लीग नून की पंजाब की लीडरशिप के अख्तियार में नहीं है और वहां पर एक डेडलॉक पैदा हो गया है। और उस डेडलॉक के बाद खबरें ये हैं कि दोनों लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक सीनियर तरीन लीडरशिप नहीं बैठेगी उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं हो सकेगा कि आखिर किसको क्या देना है और किसने क्या देना है। तो आई थिंक इस डेडलॉक की वजह से जो रिएक्शन है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से भी आ रहा है कि उन्होंने भी अब वजीर आला साहिबा के काम रोकने शुरू कर दिए हैं। वो ये अपनी कंसेंट पर नहीं कर रहे हैं, वो ये ऑर्डर्स के ऊपर कर रहे हैं और ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक वो डायलॉग जो कि पंजाब की सतह पर दोनों पार्टीज के बीच में चल रहे हैं सक्सेसफुल नहीं होते। आई थिंक अगर वो रुकावट बिल्कुल, पीपल्स पार्टी पंजाब के जो अरकान असेंबली हैं उनकी जानिब से बारहा ये कहा जाता है कि हमसे आप सपोर्ट तो मांग लेते हैं, हम वोट भी करते हैं, लेकिन जहां पर फंड्स देने की बात आती है, हमें मराद देने की बात आती है तो आप हमें भूल जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा आपके कीमती वक्त का। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और खबर शामिल करते हैं जो कि है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुताल्लिक़। खबर ये है कि अपनी जुबान की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि पहले भी कई बार मुश्किलात का शिकार हुए, इस बार फिर एक मुश्किल में घिर गए। हुआ कुछ यूं नजफ, कराची में एक तकरीब थी, बिलावल ने अंग्रेजी मुहावरे को उर्दू में तब्दील करने की कोशिश की तो वो
गड़बड़ा गए, जिस पर पहले तो सामने बैठे लोग और फिर जब उन्हें खुद एहसास हुआ तो वो खुद भी हंस पड़े। बिलावल को ये गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन फिर कहा और अंग्रेजी की कहावत में ये बताया कि गिव देम एन इंच एंड देल टेक अ माइल को उर्दू में मैं कहना चाह रहा था, इस मुहावरे का तर्जमा करना चाह रहा था, मगर वो तर्जमा दुरुस्त तरीके से हुआ नहीं और बात किसी और तरफ चली गई। बाद में बिलावल ने वजाहत करते हुए ये भी कहा कि मुझे ये भी मालूम है कि अब मेरे इस जुमले की कितनी मीम्स बनेगी, पहले भी बन चुकी हैं। मैं तो उसी जगह से वापस नहीं आ रही जब इन्होंने कहा था कि बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। आपको वो जुमला भी बड़ी अच्छी तरह याद है। तो फिर बाद में बिलावल अपने तर्जमे पर खूब हंसे भी, उसे एंजॉय भी किया। ये दिलचस्प सूरत हाल किस तरह पैदा हुई आपको भी दिखाते। No, in अंग्रेजी, I'm not talking about any. मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, if you give them an inch, they take a mile. I was referring to that. Now, 184, 186, 199, I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ माफ। कोई बात नहीं, हो जाता है मेरे हाल में। स्लिप ऑफ टंग है, हो जाता है। वो अंग्रेजी में एक्सपर्ट है, उर्दू में एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या हुआ? हाँ। अगर वो पहले भी एक कह दिया था कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी, अब पॉजिटिव भी लेना हो गया है, अब पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, तो हो सकता है मेरी तो इस तरफ हंसी नहीं रुक रही। मेरा ख्याल है हम एक ब्रेक पे चले जाते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, देखिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। बॉक्सिंग दुनिया के कदीम तरीन और मकबूल तरीन खेलों में से एक है, जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। बॉक्सिंग का आगाज कदीम मिस्र और यूनान में हुआ, लेकिन जदीद दौर में इसे 19वीं सदी में इंग्लैंड में मंजूर किया गया। बॉक्सिंग के खेल में कई मुसलमान बॉक्सर्स ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की। इनमें से सबसे बड़ा नाम मोहम्मद अली का है। मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग के मैदान में 56 टाइम्स जो है कामयाबी हासिल की है और इसके अलावा बतौर मुसलमान उनके समाजी और सियासी इक़दामात भी लाजवाल आप देख सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने उन्हें लाजवाल बनाया है और 56 बार, क्या बात है। इसी तरह पाकिस्तानी निसाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने भी आलमी सतह पर कामयाबी समेटी और 17 इयर्स की उम्र में ही ओलंपिक्स मेडल जीता, जिसके बाद वो 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने। आज के दौर में हमजा शिराज जैसे नौजवान बॉक्सिंग और इस रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जो है यूरोपियन मिडल वेट को जो है चैंपियनशिप जीती है और इनकी मुस्तकिल मेहनत और लगन का नतीजा आप देख सकते हैं। बिल्कुल, वेम्बले स्टेडियम में होने वाली ये फाइट 96,000 तमाशाइयों ने देखी, इतना बड़ा क्राउड। और हमजा की जीत के बाद वेम्बले एरिना स्टेडियम जो था वो दिल पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। ब्यूरो चीफ यूके मुश्तबा अली शाह ने हमजा शिराज से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमजा शिराज, यूरोपियन चैंपियन है और अपने टाइटल का हमेशा दिफा करते हैं। अभी एक बहुत बड़ी फाइट थी इनकी जो एक दफ़ा इन्होंने फिर जीती। हमजा, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से। ये जो आपने अभी फाइट जीती है, ये कौन सी फाइट थी और आप जो फ्यूचर में आप किस टाइटल के लिए अपना दिफा करें? This fight was for the European title. I had a good fight against a good opponent who's never been knocked out, never been dropped or nothing like that, and I finished him in 2 rounds. And inshallah, this will set me up for my next fight to be a world title fight, maybe in February, inshallah. So everything I've done that I've needed to do, I've done. Like I said, I got the knockout victory in front of 96,000 people at Wembley Stadium. अच्छा हमजा भाई, आपके जो ये वाली फाइट थी, क्योंकि इसमें 60,000 से अबाव लोग थे और वहाँ पर आप पाकिस्तानी फ्लैग लेके सामने आए, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल पाकिस्तान, बड़ी हिस्ट्री बनी, पूरे पाकिस्तान ने आपको अप्रिशिएट किया। जो फ्यूचर में आपकी फाइट्स आ रही हैं उनमें भी आप इसी तरह का पाकिस्तान का एक परचम लेके निकलेंगे, वहाँ पे इसी तरह ही होगा? Yeah, definitely. I want to be someone who represents Pakistan as I go through my career, and I get the support of all the Pakistanis as well. Going down to the embassy, I got invited down there as well 2 or 3 weeks ago before my fight. They welcomed me down there, and it's good to fly the flag for Pakistan and to be a role model to the youngsters over there, and be a source of inspiration to say, a young kid will look at me one day and say, I want to be like Hamza.
अच्छा हमजा भाई, कुछ दिन पहले आपकी जो नायब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के इसहाक डार, उनके साथ भी एक तस्वीर आई। अभी कुछ ऐसी भी खबरें आप पाकिस्तान जा रहे हैं जहाँ पे आपको हुकूमत पाकिस्तान इनवाइट कर रही है, तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट से जो ऑफिशियल से मिलेंगे आप पाकिस्तान में, आपने एक इंटरव्यू में उनसे जिक्र भी किया था कि मैं वहाँ पे अकेडमीज़ बनाऊँगा, यहाँ पे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे यूथ को मैं ट्रेनिंग दूँगा, उस पर काम करेंगे, बात होगी आपकी? Yeah, definitely. I think I'm going, inshallah, in 2 weeks to Pakistan. We're going to go there, go all over, have a look and see where, inshallah, we can set up stuff. We can set up stuff and get talks starting, and then, inshallah, open up gyms, academies, or whatever we can give the youngsters and people who need the opportunity help, go out there and offer them the help they need. बॉक्सिंग से जो प्यार करने पाकिस्तान में जो यूथ है, जो यूके में ब्रिटिश पाकिस्तानी थे, उनको आप क्या मैसेज देंगे? Just stay dedicated, keep working hard, because if you keep working hard, you get far in life. बिल्कुल, ये थे हमजा शिराज राइजिंग वर्ल्ड चैम्पियन की दौड़ के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, और इनका कहना है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं अकेडमीज़ बनाऊँगा, और वहाँ पे जो यूथ है जिनको मेरी ज़रूरत है उनको मैं ट्रेनिंग दूँगा और बॉक्सिंग के फ़रोग़ के लिए काम करूँगा। जी, ताकत, महारत और अज़्म के साथ हमजा ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, बिल्कुल उसकी जितनी दाद दी जाए वो कम है। लाइक तहसीन उनका कारनामा, उन्होंने हम सबको प्राउड फील करवा दिया, एक दफ़ा करवाया, बूस्ट कर दिया, और पाकिस्तान में कितना टैलेंट है ये भी दिखाया। और खेलों की दुनिया से एक और खबर शामिल करते हैं क्रिकेट के हवाले से। तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो गया है, और इस टेस्ट स्क्वाड में कप्तान हैं शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार रहमत, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान इसका हिस्सा हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में शामिल कामरान गुलाम और मोहम्मद अली बदस्तूर सिलेक्टर्स के प्लान में शामिल हैं, जबकि हेड कोच जेसन गिलेस्पी की तजवीज़ पर मुंतखब खिलाड़ी चैंपियंस वनडे कप से दस्तबरदार हो गए हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच मुल्तान में 7 से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा। आइंदा माह से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम 2 अक्टूबर को मुल्तान पहुँचेगी। नजफ, आपको यहाँ पर यह भी मैं बता दूँ कि हमने देखा था कि जो जनूबी पंजाब है उसमें खासा जोशो जज्बा पाया जाता है क्रिकेट को लेकर और स्पोर्ट्स को लेकर स्पेशली खास तौर पर पीएसएल के जब मैचेस हुए मुल्तान में तो हमें स्टेडियम फुल दिखाई देता था, और हद्दे निगाह सारी सर दिखाई देते थे स्टेडियम में। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर कोई गुंजाइश हो, कोई जगह खाली हो, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होता था। बिल्कुल, इससे ये भी होता है कि इम्पैक्ट बड़ा अच्छा क्रिएट होता है और जोशो जज्बा खिलाड़ियों के अंदर पैदा होता है, और बड़ा इंटरनेशनल टीम्स आती हैं यहाँ पर, वो बड़ा एंजॉय करती हैं कि इतना ज्यादा क्राउड है, और फिर इतने ज्यादा क्राउड के सामने वो परफॉर्म भी उस लेवल का करते हैं। एक और फिर खबर शामिल कर लेते हैं हम, T20 विमेंस वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से दुबई में शुरू होने जा रहा है। आप सबको इल्म भी होगा, कौमी विमेंस टीम दुबई पहुंच गई है, और विमेंस T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से तकरीबन 9 दिन पहले मेगा इवेंट का ऑफिशियल गाना मंजर आम पर आ गया है, और जिसके बोल कुछ यूं हैं, व्हाटएवर इट टेक्स, ये रखे गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नगमे को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर भी जारी किया है। ये नगमा ऑल गर्ल पॉप ग्रुप विश, जबकि मौसीकार माइकी मिक्लेरी और कंपोज पॉट पेरिक के ताउन से तैयार किया गया है। और ये जो गाना है, बिल्कुल इसका जो दुरानिया है वो 1 मिनट 40 सेकंड की वीडियो है जो इन्होंने सोशल मीडिया पे लगा दी है। लोग और लगाते क्या लोगों का रिस्पांस आया, क्रिकेट लवर्स ने क्या रिस्पांस दिया है और किस हद तक इसको सराहा है। क्या जोशो जज्बा बढ़ाने वाला और वलवला बढ़ाने वाला ये तराना है जो कि जारी किया गया है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर खासी वायरल है। ये असल में एक दिलचस्प वीडियो है जिसमें एक तेंदुआ गुलहरी का शिकार करने की गलती कर बैठा। फिर आप मनासिर भी देख सकते हैं कि उस बेचारे के साथ हुआ क्या। बार बार दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, गुलहरी का पीछा किया, लेकिन ये तमाम कोशिशें, तमाम काविशें बेसूद गई और गुलहरी कोसों दूर दिखाई तेंदुए से, जबकि तेंदुए ने खासी फुर्ती दिखाई, महारत दिखाई, दरख्त पर चढ़ा, लेकिन फिर भी गुलहरी हाथ ना आ सकी।
और ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है, शायकीन जो हैं वो अब तक इसे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमने इसलिए बार-बार देखा खबर, जा रहा हाँ, है। इस खबर को आपके साथ इसलिए शेयर किया है क्योंकि ये काफ़ी वायरल चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक दूसरे का पीछा और किया हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि कभी-कभी जंगल के बादशाह के साथ इस तरह भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता, तो जो क्योंकि हर दिन आपका नहीं होता। तो जो गुलेरी है उसने तिगड़ी का नाच नचाया तेंदुए को। तेंदुए भाई साहब ने अपनी पूरी कोशिश की कि आज किसी तरह शिकार कर ही लिया जाए। पता नहीं बेचारे कितने दिनों से भूखे थे, लेकिन आज और लगता है आखिरी मौका था उनके पास। आज लगता है भूखे ही रह जाएंगे। और ये मौका तो उनसे अब मिस हो गया, लेकिन जो शायकीन है बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो को, और सोशल मीडिया पर इसके जो व्यूज हैं वो अच्छे खासे हैं क्योंकि आवाम जो है वो इसे पसंद कर रही है। इस तरह की और भी दिलचस्प खबरें और अपने कुछ दीगर मेहमानों के साथ भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आजकल जिस भी आप गैदरिंग में बैठे, जहाँ भी दोस्तों का मजमा हो, वहाँ पर ये बात बड़ी सुनने को मिलती है कि वजन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, परेशान भी दिखाई देते हैं। अच्छा, वहाँ पे खाते भी हैं, किसी ना किसी रेस्टोरेंट में खाते भी रहते हैं, साथ साथ ये दुखड़ा भी सुनाते रहते हैं कि वजन बढ़ता जा रहा है, क्या करें, इसका कोई हल बताएं। और जो उनके दरमियान उस गैदरिंग में एक दो जिम करने वाले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा उनकी जान खाई जाती है कि यार आप कोई हल बता दें। और सबसे अजीबोगरीब बात ये है कि खवातीन के साथ साथ आजकल मर्द हजरात भी इस चीज में बिल्कुल आगे हैं और वो चाहते हैं कि वो स्लिम रहें, फिट रहें, और कोई भी इवेंट आए। फिटनेस का इस टाइम आप कारोबार देखें पीक पे है। हर इलाके में कितने जिम खुल रहे हैं, डाइट और से रिलेटेड हो, जिम से रिलेटेड हो, योगा से रिलेटेड हो, हर तरह से। और अगर हम वैसे कोई फैक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 30% है जो कि मोटापे का शिकार हो चुका है। और ये मोटापा सिर्फ मोटापे की हद तक महदूद नहीं है, ये भी आपको बता दें, ये आगे चलकर दिल की बीमारियों, बदल जाता है, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का बायस बन सकता है। लेकिन आपने डरना नहीं है, आप जड़ से खत्म करें इस चीज को, आप मोटापा ही खत्म कर लें। बिल्कुल। और उजैर, आज का जो ये सेगमेंट है स्पेशली शादी स्पेशल है क्योंकि 15 दिन में, हाँ, शादियों का सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन आ रहा है। बिल्कुल। और 15 दिन में आप कैसे वजन कम कर सकते हैं, ये आज हम आपको, बिल्कुल सिर्फ 15 दिन, 15 डेज में, 15 डेज में कैसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ लोग एक्सरसाइज से भी भागते कि वॉक भी ना करनी पड़े, व्हिच इज बैड आई गेस। वैसे ये वो ऑडियंस भी बता दें, टारगेट ऑडियंस जो 15 दिन में ये बहुत कम दुरानियों में ये करना चाहती है, बहुत ही कम है। उनमें कौन-कौन शामिल है? बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो इस चीज को लेकर बहुत सीरियस और फोकस्ड होते हैं ना, मेरा ख्याल है जो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रहे होते हैं, जिनकी शादी होने वाली होती है, खास तौर पे खवातीन, क्योंकि देखे ना वो डिजाइनर लहंगे पहनने इतने महंगे, तो फिर उसके लिए स्मार्ट होना भी जरूरी। बहुत सारा नॉलेज है, मुझे भी नॉलेज है कि जिन्होंने शादियां अटेंड करनी है उन्हें भी फिक्र होती है इस बारे में। शेरवानी में पूरे आना है, फिट लगना है। तो अभी इसी हवाले पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। वर्दा हैं, वर्दा सिकंदर, वो ग़िज़ाइयत पे बात करती हैं, डाइट पे बात करती हैं। वेलकम वर्दा। वेलकम वर्दा। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये ना सिर्फ ऑडियंस का बल्कि मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, वेट लॉस, और शादियों का सीजन हो तो बहुत है। तो ये कैसे मुमकिन है कि 15 दिन के अंदर आप अपना वजन कम कर लें? अच्छा, कैसे? बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग 15 डेज चैलेंज पे अगर मैं बात करूं, एक चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है, इट्स नॉट अ सेफ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस वेट। अच्छा, ये बिल्कुल सेफ नहीं, लेकिन अगर इन केस अगर आपकी कोई मजबूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट आ गया है और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो उस सूरत में हम 15 डेज चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, 15 डेज चैलेंज में होता ये है कि हम इसको कहते हैं रैपिड वेट लॉस चैलेंज। रैपिड वेट लॉस चैलेंज में हम करते ये हैं कि हम लोग नो कार्ब्स या लो कार्ब्स ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, या कार्ब्स बंद कर देनी है, जिस तरह गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स। बिल्कुल गुड, इसमें ये होता है कि कार्ब्स बंद कर देनी है, मतलब खानी नहीं। अच्छा, नो, या फिर बिल्कुल लो 20% आपका, और हाई प्रोटीन इनटेक जो है रखना है, उसके साथ साथ फैट्स बंद कर देनी है, और साथ सिर्फ मतलब जीना बंद कर देना, इन शॉर्ट अगर कहा जाए, जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होता है, चूंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ये और फैट्स, ये बेसिक बाइस होता है हमारे अंदर चर्बी बनाने का। तो क्या होता है कि जब हम कार्ब्स नहीं लेते तो सिर्फ प्रोटीन के इस्तेमाल से हमारा वजन इतना मुश्किल भी नहीं है। अब तो वैसे भी फिश का सीजन आ गया है और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है फिश, वो ली जा सकती है। बिल्कुल वो ली जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ हम हमेशा गाइड करते हैं, चाहे आप
14 डेज चैलेंज कर लें, 15 कर लें, 40 डेज चैलेंज लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेना है। आप देखिए Balance हमारा रखना है diet बैलेंस को रखना है, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए। बिल्कुल। 10 दिन आप एक चीज को न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, वो डीफॉर्म हो जाएगी या उसकी फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से न्यूट्रिशन जरूर एश्योर करें, एक राइट वे में वेट लॉस करें। मैं आपको बड़ी मजेदार वरदा, टिप्स ये दूंगी। बताइएगा, बात है, जिस वो तरह ये के बंदा ने बड़ी हाँ। अच्छी बात की है कि राइट वे में आप अपना वेट लॉस करें और ये ना हो कि आपको वो जो सूट है वो किसी भी किस्म का शेरवानी लहंगा वो तो फिट आ जाए लेकिन सर से कुछ बाल उसके झड़ बाद जाए, इस तरह आपको का हॉस्पिटल कोई अच्छा, पहुंचे मसला ना हो जाए। उसके लिए वरदा बताइएगा कि अगर हम रोटी मत लें, कार्ब्स मत लें, तो उसके ऑल्टरनेट में क्या अच्छा लेना एक चाहिए सेकंड हमें? एक सेकंड मैं इस क्योंकि डिबेट ऐसा हो तो नहीं सकता कि कार्ब्स ना लेना। मैं माजरत के साथ यहाँ पर इस डिबेट को रोकता हूँ। आप इतनी कॉन्शियस क्यों हैं? पहले तो मुझे आप मैं ये जानना बताएं। चाहती आप हूँ। पहले ऑलरेडी इतना फिट हैं, आप बताएं वरदा क्योंकि आप हमारा इस बात को Yes, endorse she करें। is हाँ, very- क्या जरूरत she है is कि fit, रोटी ना माशाल्लाह। लेकिन फिट रहना भी इम्पोर्टेंट है, मेंटेन रखना वो obviously। सबके लिए और जरूरी मुझे है। एक आधी ऐसा रोटी लगता से है क्या फर्क पड़ेगा? जितनी वो फिट इनको है ना, रोटी बहुत उनको एक आध रोटी से फर्क पड़ेगा जरूर। अच्छा बताएं ऑल्टरनेट में क्या ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम कार्ब्स ना लें, शुगर ना लें। आपको क्रेविंग होती है, एनर्जी चाहिए होती है, कभी किसी कभी जगह आपका पे- बीपी डाउन हो किसी रहा होता महफिल है। में आप चले जाते हैं हाँ। जहाँ पे आप इनकार नहीं कर इनकार सकते, नहीं कर मना नहीं कर सकते। सकते। अच्छा, सबसे जरूरी कार्ब्स जो हैं वो हमने छोड़नी नहीं, सिर्फ कार्ब्स की टाइप बदल देनी है। अच्छा। जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, सफेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, नान, सफेद रोटी, पिज्जा, ब्रेड, ये तमाम सफेद आटे से अच्छा। बनी कोई भी, वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं मौजूद जो जाके डाइजेस्ट नहीं होता और हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाता ठीक है। है। तो हम और लोगों जो ने मार्केट में आम मिलता है उसमें तो सब कुछ निकाला हुआ है ऑलरेडी। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमारे यहाँ लोकल आटाज हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। हमने करना ये है कि हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास दलिया आ जाता है, ब्राउन राइस आ जाते हैं। गंदम के आटे के अंदर ही हम लोग दूसरे जौ के आटे और चोकर मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उनके फाइबर का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक तो वो न्यूट्रिएंट डेंस, उसमें न्यूट्रिशन बहुत बेहतर हो जाती है बिल्कुल। और फाइबर का बेहतर कंटेंट आपको मोटा नहीं करेगा। वरदा ये तो ये बात होगी कि जी, जी। आपने बता दिया कि साथ ऑल्टरनेट ऑडियंस आप को ये ये भी बता दें चीजें कि आप ले कॉपी सकते पेन हैं। पकड़ के ये चीजें हाँ, लिखते भी रहें लेकिन- साथ साथ। बड़ी- बिल्कुल, बड़े ये आम आज का tips हैं लेक्चर ये। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये भी बताइए, ये जो कीटो डाइट्स आजकल चल रही हैं और सारा सारा दिन बहुत आपने सुनते कुछ हैं इसके बारे में। हाँ कुछ नहीं खाना, पानी पे रहना है, ये क्या है? और इससे कोई इंसान अगर कोई Beneficial काम है ये? करता है तो कैसे काम कर सकता है? क्योंकि आप फूड नहीं ले रहे, डाइट नहीं ले रहे, एनर्जी कहाँ से आती है? और क्या ये मुमकिन है कि इसको आप हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं? अच्छा, कीटो डाइट बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ऑब्वियसली अच्छा, इसके अच्छा। बहुत सारे नुकसानात जैसे हैं। कि? आप सिर्फ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे रिलाय कर रहे हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि लॉन्ग टर्म हमारी जो बॉडी है उसके जो गुर्दे हैं, गुर्दे सबसे पहले खराब होते हैं। जिस्म के अंदर कीटोसिस एक हम मसला कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको जिगर के मसाइल होने का बहुत, और उसके अलावा एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट मैं आपको बताती चलूं, चाहे आप कीटो कर लें, जो भी ये इस तरह के वेट लॉस चैलेंजेस करते हैं, ये होता है रैपिड वेट लॉस, और रैपिड वेट लॉस हमेशा वापस आ जाएगा। अच्छा। जैसे ही हम यानी दोबारा ये सारी जो मश्क है ये बेसूद है। बेसूद है, सिर्फ आप कुछ हासिल नहीं है इससे। 10 दिन एंजॉय कर सकेंगे उस वेट को। ये तो आपने दिल तोड़ दिया जो बेचारे कीटो डाइट कर रहे थे उनका, तो आपने नहीं, हम देखिए, हम चाहते हैं लेकिन कि थोड़ा ही आप कुछ नहीं है। हमेशा फिट रहें। आप एफर्ट पुट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म, कोई बात नहीं, आप महीना ज्यादा लगा लें, बट इट्स फॉर बेटर। आपका कोई ऑर्गन डैमेज ना हो, आपकी बॉडी का सिस्टम खराब ना हो, और आपका वेट दोबारा रीबाउंस ना हो। सुन लें आप, ये इस किस्म का शॉर्टकट आपने बिल्कुल नहीं लेना और ये इस dangerous चीजों से है। बचना है, और ये वापस आ जाएगा अगर आप जितनी जल्दी इसको कम सारी करेंगे ना मेहनत उतनी आपकी जल्दी ये बर्बाद। बढ़ेगा। बिल्कुल। वरदा ये बताइएगा कि वाटर इनटेक की बड़ी बात की जाती है वेट लॉस में, क्या रेशो होनी चाहिए? क्या वाटर इनटेक आपको अपना बढ़ा देना चाहिए और वो कुछ मदद करता है आपको वजन गिराने में? आप बिल्कुल, वाटर इनटेक जो है ना वो हमें डाइट के दौरान या फिर हम जब भी वेट लॉस कर रहे हैं उसमें बढ़ा देना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी भूख कंट्रोल हो जाती है। कई बार हमें प्यास लगी होती है और हम उल्टा खा रहे होते हैं। हाँ, तो एक तो सबसे बड़ा एज ये होता है कि, और दूसरा ये होता है कि जो वाटर है अगर हम खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं, एपेटाइट कम हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट बेहतर होगा, और हमारे स्टमक ने जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करने होते हैं जिसकी मदद से खाना डाइजेस्ट होता है, वो बेहतर डाइजेस्ट होगा। और उसके अलावा मोस्टली जो लोग मोटे होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं आपको रहेगा। आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई बेहतर होगी सही। और जिस्म का मेटाबॉलिज्म अच्छा, बेहतर होगा। आप तो वरदा बताती जा रही हैं, लेकिन जो ऑडियंस है ना
उन्होंने भी बड़े उज़र तलाश करके रखे हुए हैं। अभी तो वो बस- सर्दी के कोई आसार नहीं नजर आ रहे, लेकिन आगे सर्दी आएगी ना तो लोग ये कहते हैं पानी ज्यादा पिया ही नहीं पानी जाता, ज्यादा क्या करें, पिया दिल ही नहीं नहीं करता, जाता, हाँ। 4 गिलास से ज्यादा हम ले ही नहीं पाते पानी। अच्छा, उस सूरत हाल में क्या करना अच्छा चाहिए? देखें, जो वाटर है वो जरूरी नहीं सिर्फ आप पानी पी रहे हैं उससे हमारा वाटर इनटेक पूरा हो रहा Juices ले सकते है। हैं, fresh जूसेस फ्रेश फ्रूट्स के ले सकते हैं। मौसमी उसके है अलावा सर्दियों में अल्लाह बेहतरीन। ताला ने ना हर सीजन के मुताबिक फ्रूट्स भी वैसे ही बनाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। ऑरेंजेस देखें फुल ऑफ विटामिन सी है, खीरे हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा मौजूद है, ग्रेप फ्रूट है, पपीता है, मूलियां है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। वर्दा, ये और भी बता दें कि जूसेस की आप बात करिए, फ्रूट्स खाना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, ज्यादा फायदेमंद है, या जूसेस आपको अच्छा, पीने जो लोग चाहिए? वजन बढ़ाना चाहते हैं वो लोग फ्रूट जूस पीना इस्तेमाल चाहिए या करें। चबाना चाहिए? हाँ, और अगर जो लोग वेट रिडक्शन वाले फेज में आना चाहते हैं उनके लिए फल ज्यादा बेहतर है। आप होल फ्रूट खाते हैं तो उसमें आपको फाइबर भी मिलता है, विटामिन लोड भी ज्यादा और देर होता तक है। आपको लगता है आपका बिल्कुल, जो पेट है ना वो भरा और हुआ है। पोर्शन कम। अब देखिए जूस जो है वो 3 ऑरेंजेस का 1 ग्लास जूस सही, बनेगा, सही। जबकि वैसे आप 1 ऑरेंज खा लें तो आपका पेट भर अच्छा जाएगा। वर्दा, आपने दूसरी डाइट्स की इतनी ज्यादा बुराई वर्दा कर दी मौसी expert भी हैं, ये भी लेकिन बताएं। अब मुझे ये बताएं कि 15 दिन के अंदर वेट लॉस कैसे हो सकता है? बहुत आसान सिंपल 3 टिप्स आपको दूंगी। ये 3 टिप्स अगर आप कर लेते सेकंड मैं हैं लिख लूं जरा। बेहतरीन लिखें। वेट लॉस होगा और उसके साथ साथ आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाएगी बजाय के आपकी बॉडी डैमेज होने के। और वो क्या है? सबसे पहले जितनी वाइट चीजें हैं उनको एक बिग क्रॉस। वाइट चीजों में क्या है? सफेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, वाइट फ्लोर आ जाते हैं, वाइट शुगर, उसको एक बिग क्रॉस लगा दें, और उसके साथ वाइट सॉल्ट। नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो होता है वो हमारी बॉडी में स्वेलिंग और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को Water बढ़ाता है। retention ज़्यादा हो वाटर जाती है। रिटेंशन ज़्यादा होती है, बिल्कुल। एक इसका इस्तेमाल। उसके अलावा जो लोग थोड़े अरसे में वक्त जल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कि शादी सीजन मजबूरियां है, हाँ जिनकी कुछ। मजबूरी है, ये वाली चीजें, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, बहुत आसान सी है। हाँ, ब्राउन राइस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 6 चम्मच तक, लेकिन चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल दोबारा से बताइए। ये वाली चीजें, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, बिग क्रॉस। Big cross। बिग क्रॉस। और दालों का तो कहा जाता है कि बड़ा प्रोटीन का सोर्स हाँ। है। अच्छा, बिल्कुल। जो चने की दाल होती है ना उसके अंदर मौजूद होता है स्टार्च का कंटेंट, और अक्सर लोग वेट लॉस में लोगों को चने की दाल का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एसिडिटी। अब जब आपने वजन कम करना है ना, उससे पहले आपने अपना इंजन स्ट्रांग रखना है। इंजन है हमारा मैदा। जितना हमारा मैदा बेहतर होगा, जितनी बेहतर डाइजेशन होगी, उतना जबरदस्त वेट लॉस होना है। उसके अलावा आखिरी टिप बताती चलूं, जी। बहुत आसान टिप है। जी जी। आपने पोर्शन कंट्रोल कर लेना है। Portion जो control। अगर आप पूरी रोटी खाते हैं उसको हाफ ले आए, और अगर हाफ खाते हैं उसको क्वार्टर पे ले आए। इसके अलावा न्यूट्रिएंट डेंस डाइट खानी है। न्यूट्रिएंट डेंस डाइट घर का सादा खाना, रोटी, जो घर की बनी चीजें। प्रोसेस्ड जितना ज्यादा खाएंगे आप समझे आप अपनी बॉडी को उतना प्रोसेस करने पे मजबूर कर रहे हैं, और और बॉडी ने ये स्लो जो डाउन मैदा आपका बिल्कुल इंजन है ना, ये वो ठीक। इंजन है जो रिप्लेस भी नहीं हो सकता बहुत गाड़ी वाला। शुक्रिया वर्दा, बिल्कुल। आपने हमें गाइड किया इस हवाले से। उज़ैर, मतलब बाहर का खाना नहीं खाना। घर का खाना तो मैं कहता हूँ नेमत है, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। हाँ, नज़र। घर का खाना इज द बेस्ट फूड। अच्छा, अगर ये वीडियो आपसे रिप्लेस या मिसप्लेस हो जाती है, आप नहीं देख पाते टेलीविजन पर, कहीं मसरूफ हैं, तो लेट Facebook उठने के पे- आदी हैं अगर हाँ, आप। फेसबुक, इंस्टा पे ये वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, आप वहां से टिप्स ले सकते आपके हैं, फायदे के दोबारा लिए। से नोट डाउन कर सकते हैं। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। आपको ये बताएं कि गुज़श्ता हफ्ते शोबिस इंडस्ट्री में बहुत सी नई खबरें सामने आई हैं, और कवाली को आलमी सतह पर शोहरत दिलवाने वाले पाकिस्तान के लेजेंडरी कवाल बल्कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान की वफ़ात के तकरीबन 27 साल के बाद उनका एक एल्बम जारी किया गया है, और ये वो एल्बम है जिसे 1990 में रिकॉर्ड किया गया था, मगर फिर वो एल्बम वक्त की धूल में कहीं गुम हो गया था। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सबा हमीद, कुबरा खान और अली रहमान का ड्रामा नूरजहां अपने इख्तिताम को पहुंचा है, तो अब फहद मुस्तफ़ा और हानिया का ड्रामा कभी मैं कभी तुम भी एक दिलचस्प मोड़ ले चुका है और एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। बिल्कुल, और इस शोबिस इंडस्ट्री के हकाइक पर बात करें, हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं हारून शुएब साहब, जो कि ड्रामा क्रिटिक पे बात करते हैं, साथ ही साथ इनसे जाने के एल्बम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब।
अस्सलाम वालेकुम नजफ, उज़ैर, कैसे हैं आप लोग? We are जबरदस्त। good. अच्छा, पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है कि एल्बम कहाँ से दरियाफ्त हुई और ये कहाँ छुपी हुई थी? ये जी रियल वर्ल्ड एक म्यूज़िक ब्रांड है। पीटर गैब्रियल के साथ आपको पता है खान साहब ने बहुत काम किया था। तो ये पीटर गैब्रियल ने ये 4 ट्रैक्स बनाए थे और ये रियल वर्ल्ड की आर्काइव्स में कहीं पड़े हुए थे। अभी रिसेंटली जब उन्होंने बल्कि सोचा कि अपना वो जो पूरा एक बिल्डिंग है जिसके अंदर वो उनकी पूरी लाइब्रेरी थी उसको मुंतहिम किया जाए, तो उस वक्त उन्होंने जब ट्रैक्स सुनने शुरू किए तो उसमें से ये 4 ट्रैक बरामद हुए और दुनिया को एक देखें कितने अरसे बाद, तकरीबन 30 साल बाद खान साहब की आवाज़ दोबारा बिल्कुल फ्रेश ट्रैक्स के साथ सुनने को मिली है। तो बहुत खूबसूरत ये चेन ऑफ लाइट इसको उन्होंने नाम दिया, क्योंकि खान साहब का इसमें एक शेर है जिसको वो पढ़ते हैं कवाली के दौरान कि सिलसिला नूर है हर सांस का रिश्ता। तो वो सिलसिला नूर से फिर उन्होंने चेन ऑफ लाइट इस एल्बम का नाम रखा। अच्छा हारून, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त हम अगर ड्रामास की बात करें तो नूरजहां की जो आखिरी किस्त रिलीज़ हुई, आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा लोगों की जो तवक्कुआत थी इस ड्रामे को लेकर उन पर पूरा उतरा जो इसका एंड किया गया? मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा एंड, लेकिन हो सकता है कि लिखने वालों और जो कि जंजबील आसिम और बनाने के लिए मुसद्दिक मलिक जो कि इसके डायरेक्टर थे मुसद्दिक, उन्होंने मिलकर ये सोचा होगा कि इसके सीक्वल के लिए कोई जगह छोड़ी जाए। तो उन्होंने इसके अंदर अभी वो इस मोड़ पे लाकर कहानी को रखा है जहाँ पे इसका एक सीक्वल बन सकता है। तो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग तो इसका जो सीक्वल बनेगा उसमें फिर जो नूरजहां है वो अपनी हंसी खुशी के साथ अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगी, इस तरह के मनाजिर होंगे कोई? देखिए, बहुत आसानी से नूरजहां ने जो है ना वो सब कुछ एक्सेप्ट करके एक अच्छी सास का रूप धार लिया था, जिसकी उम्मीद नहीं थी हारून हमें। टू हार्ड टू बिलीव लग रहा है। मुझे लगता है कि नूरजहां भी एक और पलटी खा सकती है सीक्वल में। अच्छा। हो सकता है कि उसने ये चालाकी चली हो और उन तीनों को दोबारा उसने अपने साथ जोड़ा है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा नई अपने प्लानिंग बेटों के चल रही हो, काबू करेगी। हाँ, कुछ नई प्लानिंग चल रही है। तो ये कुछ मुझे लगता है कहानी में अभी ट्विस्ट है, तो ये पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, इस बारे में बताइएगा कि एक तासुर है, एक परसेप्शन है कि हमें वायरल कंटेंट के अलावा ज़रा थोड़ा सा सोसाइटी को भी लेकर चलना चाहिए। सास बहू के ड्रामों से हम क्यों नहीं बाहर आके कोई अच्छा कंटेंट बनाते, सबक आमोज या इस तरह का, जो कि हमारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एक अच्छा, उनकी तरबियत में ज़रा आसानी पैदा कर दे और हम उनके साथ भी बैठ के देख सकें। अच्छे असरात हो ओवरऑल सोसाइटी पे उसके। एग्जैक्टली, इस तरह के ड्रामा बच्चे तो नहीं देख सकेंगे ऑब्वियसली। देखिए जी, बच्चों को तो वैसे भी ड्रामे इस तरह के या 8 बजे के या 9 बजे के देखने नहीं चाहिए। अच्छा। बच्चों के लिए अलग कंटेंट होना चाहिए, अलग स्लॉट होनी चाहिए और कंटेंट भी अलग। अब अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए ड्रामे बनते नहीं हैं, प्रोग्राम्स भी नहीं बनते, लेकिन बनने चाहिए। ये जो ड्रामे हैं ये बेसिकली नौजवानों के लिए अगर हम समझें तो वो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी प्रैक्टिकल शुरू कर लिया। अब आप देखिए कभी मैं कभी तुम में आपको नज़र आता है कि किस तरह नौजवानों को थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ज़िंदगी की रियलिटीज़ फैंटेसी से फ़र्क हैं। इसी तरह नूरजहां में भी आपको नजर आता है कि रिश्ते यही हैं जो कि इंसान को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इन रिश्तों को साथ लेके चलना पड़ता है और इनके अंदर बैलेंस रखना है। हारून, आपने तो बात की ड्रामा कभी मैं कभी तुम की, तो उसमें तो अभी तक हम देख रहे हैं कि फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर घर को सेट करने में लगे हैं। आपको लगता है कि शायकीन के दिलों में भी ये ड्रामा सेट हो गया है, बड़ी भरपूर पजीराई हो रही है इस? जी बिल्कुल, बहुत प्यारे प्यारे मूवमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर जब वो दोनों मियाँ बीवी यंग जोड़ा जो है वो अपना एक घर सेट कर रहा है और हम सब जो हैं वो जो शादीशुदा हैं या जो अभी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं वो सब इन मरहलों से गुजरे हुए हैं। बड़ा अच्छा एक फेस है हारून, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये पूरे वही मैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा था कि नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल लाइफ और जो आप एक बचपन की या लड़कपन की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसके अंदर बड़ा फ़र्क होता है। जब तक वालिदैन जो हैं वो आपके बिल भी दे रहे हैं और किचन में ग्रॉसरीज भी डाल रहे हैं तब तक हकीकतें इतनी पता नहीं चलती। जब आपको खुद चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं तो वो जिस तरह मुस्तफ़ा कहते हैं ना कि आटे दाल का भाव पता चल गया तो वो हो जाता है। तो वो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, हानिया अपने रोल में और फहद रोल में। और एक इसी ड्रामे से रिलेटेड मेरा आपसे ये सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं और अवाम बड़ा पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल एक नया रुख दिखाया कि जो ख़वातीन हैं वो किस तरह फैंटेसी से बाहर निकल कर जो हकीकी ज़िंदगी है उसके चैलेंजेस को फेस करते हैं और एक्सेप्ट करती हैं। बिल्कुल, और ये एक अच्छा रोल मॉडल सेट हो रहा है इस ड्रामे में कि हानिया को ये नहीं दिखाया कि वो अपने हस्बैंड से कोई बहुत ज़्यादा
तवक्कुआत Demands रखती कर रही हैं है। कि जी बिल्कुल ये मुझे इस तरह का घर दे देगा या इस तरह गाड़ी होनी चाहिए। हालांकि वो एक बेहतर बैकग्राउंड से आ रही हैं फाइनेंशियली, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अपने पार्टनर के साथ शुरू करने के लिए तैयार अच्छा। हैं। और ये एक शेफ मैसेज साहब है। बताइएगा इस बारे में, पिछले दिनों ड्रामे में एक सीन था पेंटिंग के हवाले से, उसकी काफी चर्चा हुई है, और वो पेंटिंग कहाँ गुमी हुई थी, किसकी थी, क्या माजरा क्या था, जरा ब्रीफली बताइएगा। सैफी सुमरो की पेंटिंग थी जी, और ये फेयर हॉल के पास बहुत अरसे पहले उनकी एक एग्जीबिशन लगी थी, उसमें ये पेंटिंग्स थी। उसके बाद आई थिंक वो जब अपनी पेंटिंग लेने गए होंगे एग्जीबिशन के बाद, तो पता चला कि वो पेंटिंग्स खो गई हैं, और उन्होंने भी इस बात को जाने दिया। लेकिन इतने सालों के बाद वो जब उन्होंने इस ड्रामे में देखा कि वो पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, तो ये फेयर हॉल में शूटिंग हुई इस पर्टिकुलर सीन की, तो वहाँ पर ये पेंटिंग्स ज़ाहिर है किसी ने निकाल के लगाई होंगी। जो भी आर्ट डायरेक्टर होगा इस ड्रामे का, उसने पेंटिंग सेटअप की होंगी, फ्रेम्स बनाए होंगे, तो उसके अंदर ये तस्वीरें जब उन्होंने देखी आर्टिस्ट ने, तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा वो आर्ट है जो कि गुम गया था। और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया अच्छा पर किया। लेकिन हारून, ये है कि अगर हम बात हाँ। करें कि ये पेंटिंग तो पता नहीं मिली या नहीं, और इसका जो मुआवजा है वो असल इसके बनाने वाले को मिला या नहीं, लेकिन हम बात करेंगे कि अरीज को बड़ी शोहरत मिली इस पेंटिंग की वजह से। अरीज को जी अपने किरदार की वजह से भी बड़ी शोहरत मिल रही है। सो ये अगेन ये ऐड ऑन था। जी ये बिल्कुल ये ऐड ऑन था। लेकिन ये जो पेंटिंग है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि वो पेंटिंग आर्टिस्ट को वापस मिल गई है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और एक एक्सीडेंट था कि वो उस वक्त गुम हो गई थी, और अब इस तरह सामने आई तो वो आर्टिस्ट तक पहुंच गई है। वो आर्टिस्ट बड़ा खुशकिस्मत है कि जिसे कोई गुमी हुई चीज मिल गई है। जी और इतने सालों के बाद मिल जाए, और वो भी इस तरह कि वो एक ड्रामे में नजर आए और फिर उनको पास पहुंच जाए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक रियल लाइफ ड्रामा भी हो गया। तो सारे ही किरदार बहुत अच्छे हैं, अदील भी, अरीज भी, रुबाब भी। पेंटिंग की मार्केटिंग हो चुकी है, अब इसके दाम भी कुछ ज्यादा ही होंगे। खैर ये एक अलग टॉपिक है। आप ये बताएं कि अब एक दावा हो रहा है कि पाकिस्तानी तारीख का महंगा तरीन ड्रामा है दुनियापुर, वो आ रहा है, उसके मुतालिक भी अगर हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। अच्छा, अभी दुनियापुर के हमने तो सिर्फ ट्रेलर्स ही देखे हैं जी, खूब उसमें एक्शन नज़र आ रहा है, कास्ट बहुत अच्छी है, आई एम रियली एक्साइटेड। खुशहाल हैं, समी हैं, और बाकी भी एक्टर्स लाइनअप बहुत अच्छा है। नुमान साहब अगेन एक रोल में हमें पावरफुल रोल में नज़र आएंगे होपफुली। सो ये एक ड्रामा आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और उसके अंदर पूरा जो एक फिल्मी अंदाज नज़र आता है ना, वो है। आई थिंक अब वो टाइम आ गया है, क्योंकि हमें पता है हमारे डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि हमें कम्पीट करना है OTT प्लेटफॉर्म्स की प्रोडक्शंस के साथ, तो उन्होंने अपना स्केल भी बड़ा किया है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जहाँ सास बहू के ड्रामे हमें कहीं कहीं खाल खाल नज़र आ जाते हैं, अभी हमने नूरजहाँ को देखा, तो अब इस तरह के बड़े स्केल के ड्रामे भी हमें नज़र आ रहे। और ये आई थिंक ये एक मिक्स ही होना चाहिए। अभी कभी मैं तो कभी तुम जो है वो एक बड़ी स्वीट छोटी सी कहानी, दो लोगों की रिलेशनशिप की कहानी, और दुनियापुर उसके मुकाबले हमें आप देखिए तो बड़ा स्केल, और उसके अंदर मुझे लगता है कि ख़ानदानी दुश्मनियाँ और वो सारा एक्शन नज़र आएगा हमें, तो मज़ा आने वाला है इस ड्रामे के थ्रू भी। अच्छा ये बताइएगा, फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी की खबरें सुनने में आ रही है। पहले कहा गया था कि उनका वानी कपूर के साथ मूवी आ रही है, अब कहा जा रहा है कि उनकी रिद्धि डोगरा के साथ मूवी आ रही है, और वो रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसका टाइटल अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट समहाउ डिसाइडेड है, और उन्होंने लोकेशन भी फाइनलाइज कर दी है। मजीद क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। अगर मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो अभी तक फवाद खान को, मायरा खान को, आतिफ असलम को भूल नहीं पाया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह के उनके पास शायद अदाकार हों। रिद्धि डोगरा को मैंने ये जो पहले वो मुंबई डायरीज़ के कुछ इस तरह करके एक वो उनका OTT प्लेटफॉर्म का शो था, उसमें वो आ चुकी हैं। मुझे बिल्कुल जहन में शक्ल याद नहीं है, मैंने वो शो देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये रिद्धि डोगरा कौन सी है। वानी कपूर तक तो मैं फिर भी चलो, मैंने कहा चलो फवाद खान के साथ वानी कपूर ठीक है, एक दो फिल्में अच्छी उनके क्रेडिट पे हैं, लेकिन रिद्धि ने पहले शायद कोई फिल्म की भी नहीं है। सो मैं कहूँगा इंडिया को कि भाई अगर आपने फवाद खान को लाना है तो फिर उसके मुकाबले की कोई ऐसी पेयरिंग लाएं जो कि देखने में मज़ा भी आए। लेकिन गुड एनीवे, अच्छी बात है कि ये रास्ता खुल रहा है दोबारा। हमने पहले सुना कि मायरा भी या सजल शायद कोई साउथ में किसी फिल्म में भी काम करने लगी हैं, तो लेकिन आज ही मैं ये देख रहा था, अभी जो है वो सेना जो है उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी, वो उसके राज ठाकरे साहब का एक बयान था कि जी वो मौला जट को नहीं लगने देंगे, मौला जट भी इंडियन सिनेमाज में लगने लगी है।
तो उनका बयान था कि जी हम नहीं लगने देंगे। तो भाई अगर आप नहीं लगने देंगे या आप नहीं पाकिस्तानी फनकारों के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर ये आपका अपना नुकसान है। यू आर मिसिंग आउट। अरुण साहब, इसमें वो लोग कहाँ गए, इसकी काउंटर में वो लोग कहाँ गए जो कहते थे कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती और हम तो बड़ा वेलकम करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं मूवीज़ का, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारी ब्लॉकबस्टर मूवी है उसे आप लगाने ही नहीं दे रहे, इजाज़त ही नहीं दे रहे वहाँ। उसके साथ साथ कंडीशन भी रखी गई है कि पहले पंजाब में इसको रिलीज किया जाएगा और देखा जाएगा आउटकम अच्छा आया है या नहीं, और फिर हम देखेंगे कि इसको फर्दर हमने रिलीज करना है या नहीं। जी वो तो एक कमर्शियल फैसला है डिस्ट्रीब्यूटर्स का कि हम पहले पंजाब में चला कर देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन फनकार और हिदायतकार जो थे वो दुबई गए थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और वहाँ जाकर उन्होंने ये फिल्म देखी थी और हम सब ने वो तस्वीरें देखी थी जहाँ करण जौहर भी बैठे हुए हैं और रणबीर कपूर भी बैठे हुए हैं। और बिल्कुल वो तस्वीरें सामने आई थी तो पता चल रहा था कि वो एंजॉय कर रहे हैं मूवी को। वो मतलब इस फिल्म को देखने के लिए खास तौर पे दुबई गए। लॉलीवुड बॉलीवुड से निकल के जरा हॉलीवुड का रुख कर लेते हैं और वहाँ पर ग्लैडिएटर 2 का नया ट्रेलर जो है उसने बड़ी धूम मचा रखी है, आपने भी देखा होगा। आपको कैसा लगा और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायकीन को ये पसंद आएगी मूवी? पसंद क्यों नहीं आएगी जी, ये ग्लैडिएटर का मैजिक अभी तक हमारे जहनों में है। जो स्केल था, जो फिनेस थी, सर रिडली स्कॉट की फिल्म है तो वो किस तरह हो सकता है कि शायकीन को पसंद ना आए। और रसल क्रो ने जिस तरह ग्लैडिएटर को प्ले किया था, पॉल मेस्कैल को हम देखेंगे कि वो किस तरह इस किरदार को निभाते हैं। कहानी जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ी है। वो जो था वो मैक्सिमस का किरदार अदा किया था रसल क्रो ने और अब मैक्सिमस का बेटा जो है वो पॉल मेस्कैल उसका किरदार अदा करेंगे तो मज़ा आने वाला है। ये जो सैंडल एंड सोर्ड जॉनरा की फिल्में होती हैं, सैंडल एंड सोर्ड जिसको हम कहते हैं रोमन या ग्रीक माइथोलॉजी बेस्ड जो फिल्में होती हैं, वो उनको देख के वैसे ही मज़ा आता है। फिर ग्लैडिएटर जब वो कोलोसियम में उतरता है और वहाँ पे जब एक्शन होता है, फाइट होती है, इसका थोड़ी सी झलक हमने मौला जट में भी देखी होगी। आपको याद होगा एक फाइट सीक्वेंस था बिटवीन फवाद खान एंड हमजा अली अब्बासी, तो वो उस तरह की दोबारा और फिर हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी के साथ एक खूबसूरत स्पेक्टिकल आने वाला है। मुझे भी उसका बेसब्री से इंतजार है। खवातीन का तो पता नहीं उन्हें इतनी मारदाड़ खून खराबे वाली मूवीज अच्छी लगती है या नहीं, लेकिन हमें बड़ा इंतजार है। बहुत मजा आया हारून आपके साथ, आपको इंशाल्लाह फिर कभी जहमत देंगे। अभी आपका शुक्रिया अदा करेंगे जरूर। और आपने हारून की गुफ्तगू सुनी, किस तरह से उन्होंने जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, आ रहे हैं, उन पर बात की और बड़े मजे की गुफ्तगू हुई। यकीनन आपने एंजॉय भी किया होगा। अभी एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब हम कुछ बात करेंगे पंजाबी ज़ुबान के शेक्सपियर कहलाए जाने वाले पंजाबी के मशहूर शायर, यकीनन आप में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे, हम वारिस शाह साहब की बात कर रहे हैं। और साथ ही अगर उनका जिक्र हो तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि उनकी जो लाजवाल तख्लीक है हीर वारिस शाह, उसके बारे में बात ना की जाए। बुनियादी तौर पर हीर वारिस शाह एक मंसूब दास्तान या किस्सा है जिसे सैयद वारिस शाह ने इस अंदाज में तहरीर किया। अंदाज तहरीर इस तरह का है कि उनसे पहले और उनके बाद जिन जिन लोगों ने भी ये किस्सा लिखा, वारिस शाह का कलाम उन पर भारी रहा। और आपको ये भी बताएं कि अगर किसी को पंजाबी ज़ुबान का नुमाइंदा कहा जाए, हकीकी मायनों में शायर तस्लीम किया जाता है, तो वो वारिस शाह ही हैं। आप शेखपुरा के एक गांव जंडियाला शेर खान में पैदा हुए, जबकि आपकी वफ़ात 1798 में हुई। वारिस शाह के 225 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जंडियाला शेर खान में जारी हैं और इसी मुनासबत से आज के रोज़ हमने प्रोग्राम में दावत दी है। मारूफ गुलकार हैं और मेरे अपने बड़े फेवरेट हैं ज़िशान आरिफ साहब। ज़िशान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, शुक्रिया। ज़िशान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वारिस शाह के उर्स की तकरीबात तो जारी हैं, आप पंजाबी ज़ुबान और अदब से बड़ा आपका गहरा लगाव है, वाबस्तगी है। वारिस शाह की शख्सियत को आप अपनी नज़र में किस तरह से देखते हैं, किस तरह बयान करेंगे? सूफ़ी जो शायर हैं या सूफ़ी पोइट हैं, हमारे यहाँ सूफिया को सिर्फ यही हम देखते हैं कि वो लोग अकीदतमंद उनके पास आते हैं, एक जम्मे गफ़ीर होता है जो इक्तिसाब फैज़ के लिए लोग आते हैं। लेकिन अगर हम उनका काम देखें ना तो ये एक डाइवर्सिटी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। बेशक, ठीक है, मतलब लोग यही समझते हैं कि वो एक दरबार है किसी बुज़ुर्ग का और वहाँ पे जाते हैं और रूहानियत समेटते हैं और आ जाते हैं। लेकिन ये काम, जैसे आपने शेक्सपियर कहा, वो मेरे ख्याल से शेक्सपियर बहुत छोटा वर्ड है।
ये बेशक। जितनी डाइवर्सिटी है उनके लिए और उनकी शख्सियत के लिए, उनके काम के लिए, तो मेरे ख़्याल से जो सूफ़ी हैं वो अमन का दर्स देते हैं और बेशक। अमन का एक जिसे आप कहते हैं पैगाम उनकी शायरी के अंदर है। और जितने भी सूफिया हैं जिन्होंने ख़ास करके एक तो लोगों को उन्होंने मुत्तहिद किया, अमन का दर्स दिया, और उसके ठीक। साथ साथ एक और जो उन्होंने काम किया बड़ा अच्छा, वो क्या किया कि उन्होंने लोगों को जोड़ा आपस में। तोड़ने का काम नहीं, हाँ जी। जोड़ने का काम किया। आप जितनी भी अच्छा, फिर ये है कि अगर आप सूफिया की शायरी को देखते हैं तो वो एक दूसरे को इंडोर्स करते हैं। अच्छा। यानी जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सैफुल मुलूक बड़ी मशहूर है, अव्वल हमद सना इलाही। हाँ जी। अब उनका एक शेर है कि वारिस शाह सुखंदा वारिस, आहा निंदे कौन उन्हानु, आहा। हर्फ ओ देते उंगल तरनी, ना ही खबर आसानू। वाह, यानी वाह, कि जबरदस्त। बहुत यानी खूब, बहुत खूब। एक दूसरे को जोड़ने का काम किया, फिर वो इंसानियत का काम किया। और असल आप अगर तसव्वुफ़ को देखें और ये सूफिया की दरगाहों को देखें तो यहाँ पे हर एक को भूखे को खाना मिलता था, ठीक है, और रहने वाले को ठिकाना मुसाफिर को मिलता था। ठिकाना मिलता था। हाँ जी, वाह। यानी कि वो आप अगर पूरा इसकी डाइवर्सिटी देखें ना तो इसमें हर चीज़ आ जाती है। अच्छा ज़ीशान, आप डाइवर्सिटी की बात करें इस कलाम के हवाले से, साथ ही साथ आपने इंसानियत की बात की कि इंसानियत का दर्स मिलता है और बहुत सारे लेसन है इसके अंदर, तो नौजवान नस्ल के लिए आजकल की क्या आपको लगता है कि इसमें लेसन दिया जाता है? देखें सूफिया का, औलिया का जो मैसेज है वो यही है कि पहला मैसेज तो ये है कि उन्होंने खुदा से मिलाने का काम किया। यानी कि हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली किसी भी, अगर हम स्कूल ऑफ थॉट से जरिया बने। बिलोंग करते हैं जरिया तो हम कनेक्टेड तो हैं ना एक खुदा की ज़ात से, और उसके जो आप कह सकते हैं कि पैरामीटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम जाके उधर ही अटैच होते हैं। बेशक। तो वो ये जो शायरी है, अगर आप इसको देखें, अगर इसको सुनें, इसको पढ़ें या औलिया के मैसेज को पढ़ें, तो मैसेज यही है कि ये अल्लाह से मिलाने का एक राब्ता है। और जो हम आजकल के इस जनरेशन के लोग हैं, आप कह सकते हैं कि तेज़ी का शिकार हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, लेकिन जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ सुनते हैं ना तो हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल। ये एक कनेक्शन है और ये मैसेज है नई जनरेशन के लिए कि वो इस कलाम को सुन के, महसूस करके और पढ़ के उन तालीमात पे अमल तो फिर करके। ये काम आप करें ज़ीशान, हमारी जो ऑडियंस है, जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे आप कोई कलाम अगर सुना दें तो ज़बरदस्त हो जाए। बिल्कुल, जैसे आपने अभी कहा कि यंग जनरेशन को क्या मैसेज है, तो मेरा इस कलाम से जुड़ना ही एक मैसेज है क्या बात है, कि तो फिर हम सुनाइए। इस तरफ शानदार, आके शानदार। अपना जो है हिस्सा बकदरे जुस्सा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर सकते हैं। चंद अशार हीर वारिस शाह के। कि राख दी जो गया झूठ आँखें कौन रुठड़े यार मनामदा ऐसा कोई ना मिलया वे मैं ढूंढ थकी ओ जेड़ा गया नू मोड़ ले साडे चमदियां जुतियां करे कोई जेड़ा जूदा रोग गवावदा
भला दस खां चिरी वछुनिਆਂ ਨੂੰ हो कदों रब सच्चा करी ले आमदाई मेरा जूजा जड़ा आन मेले सिर सदका उस दे भला मोए ते विछड़े कौन मेले ओ एवें जूड़ा लोक एक बाज तो काग ने कूंज खोई वेखा चुप है के कुरला दुखां वालियां नूं गल्लां सुख दियां ने ओ किसे जोड़ जहान सुनामदाई एक जट देखे तेनू अग लगी वेखा आन के कदों बुझावदा वारस